आपके नवम मंथ का असाइनमेंट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तब उनमें कार्यों का विभाजन व कार्यों की विधि का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। यहीं से संगठन का सृजन होता है। किसी संस्था में नियोजन के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन करना या बनाना होता है। संगठन एक ऐसा कार्य है जो समाज के प्रत्येक क्षेत्र एवं स्तर में व्यापक है, जैसे परिवार, पाठशाला, संस्थाएं, व्यवसाय, उपक्रम, मंदिर, मस्जिद आदि सभी जगह संगठन का अस्तित्व होता है। इसकी परिभाषाएं हैं। किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। संगठन का आशय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। संगठन की विशेषताएं। पहला है संगठन प्रबंध का आधारभूत कार्य है। संगठन प्रबंध के अन्य सभी कार्यों जैसे नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देश आदि सभी क्षेत्रों जैसे क्रय, उत्पादन इत्यादि के संबंध में किया जाता है। संगठन का कार्य संबंध के तीनों स्तर के द्वारा किया जाता है। दूसरा है संगठन व्यक्तियों का समूह है। यह समूह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है और अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता। तीसरा है सामान्य उद्देश्य। संगठन में अनेक विभाग होते हैं और इन विभागों के कार्य भी अलग अलग होते हैं, परंतु सभी विभाग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। चौथा है संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। जिस प्रकार मशीन का एक भी पुर्जा खराब होने या सही जगह पर न लगने के कारण मशीन काम नहीं कर सकती, उसी प्रकार क्रियाओं का संगठन अर्थात क्रियाओं के विभाजन में गलती हो जाए या पदों की स्थापना एक प्रकार से न की जाए, असफलता अवश्य हो जाएगी। पांचवा है क्रय विभाजन। संगठन का मुख्य आधार क्रय विभाजन है। प्रत्येक विभाग के कार्य को पुनः क्रयों में विभाजित कर दिया जाता है, उसे क्रय विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट है संगठन का महत्व या लाभ। संगठन में शक्ति होती है। शक्ति के सहारे ही कोई व्यक्ति समाज एवं संस्था में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पहला है नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन। इन नीतियों को क्रियान्वित कराने का कार्य भी प्रबंध के उच्च एवं प्रबंध का ही होता है, जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व श्रमिकों से कार्य करते हैं। दूसरा है विशिष्टीकरण के प्रोत्साहन। ये विशेषज्ञ उपक्रमों के कार्य को अधिक दक्षता एवं कुशलता से पूर्ण करते हैं। तीसरा है प्रबंध की क्षमता में वृद्धि। अच्छे संगठन का आशय अच्छे कर्मचारी व अच्छे प्रबंध से है। अच्छे वातावरण से प्रबंध में कार्य क्षमता का विकास होता है। चौथा है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। एक अच्छा संगठन अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, जैसे मानव, माल, मशीन व मनी आदि सभी का अधिकतम एवं अनुकूलतम प्रयोग संभव हो जाता है। इसमें भी साधनों का पूर्ण उपयोग संभव हो जाता है। पांचवा है परिवर्तन को अपनाना। प्रत्येक संगठन परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करता है। संगठन प्रक्रिया संस्था को इस योग्य बना देता है कि वह अपने संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करके स्वयं को परिवर्तित स्थापित प्रदान कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है विकास एवं विस्तार। संगठन के अंतर्गत संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, उचित कार्य विभाजित किया जाता है। विस्तार से उपक्रम की लाभ क्षमता बढ़ती है जो उनके विकास में सहायक है। नेक्स्ट है संगठन की अवधारणाएं। संगठन के संबंध में दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। पहला है संगठन एक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा है संबंधों के एक ढांचे के रूप में। पहला है संगठन एक प्रक्रिया के रूप में। इसके अंतर्गत कार्य का बंटवारा किया जाता है एवं उसके अधिकार समुद्र की स्थापना को सम्मिलित किया जाता है। जैसे व्यवहार पर काम की दशाओं, उनकी योग्यता एवं क्षमता संगठन के अंतर्गत एवं बाहरी वातावरण में परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है संबंधों के एक बड़े ढांचे के रूप में। इसके अंतर्गत संगठन के अनेक पद स्थापित किए जाते हैं और सभी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारस्परिक उत्तरदायित्व, अधिकार एवं संबंधों को परिभाषित किया जाता है। इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला है औपचारिकता संगठन और दूसरा है अनौपचारिकता संबंध, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है संगठन प्रक्रिया। प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन किया जाता है। इसमें पहला है कार्य की पहचान एवं विभाजन। संगठन प्रक्रिया का प्रबंध चरण कार्य की पहचान एवं बंटवारा करना होता है। प्रत्येक इकाई को पद कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक बैंक में प्रत्येक व्यक्ति को एक पद सौंपा जाता है। एक रोकड़िया नकद स्वीकार करता है, एक रोकड़िया भुगतान करता है, एक व्यक्ति चेकबुक जारी करता है और एक व्यक्ति चेक प्राप्त करता है आदि। दूसरा है क्रियाओं या का समूहीकरण करना और विभागीकरण, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। कार्य की पहचान एवं विभाजन करने के बाद क्रियाओं का एक विभागीकरण किया जाता है। विभागीकरण के अंतर्गत एक समान क्रियाओं तथा संबंधित क्रियाओं का एक समूह बनाकर एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है। जैसे कच्चा माल क्रय करना, तैयार पूर्जों क्रय करना आदि को क्रय विभाग करना आदि। इसका पहला है कार्यात्मक विभागीकरण। इस पद्धति के अंतर्गत एक समान क्रियाओं का समूहीकरण एक विभाग के अंतर्गत किया जाता है। जैसे उत्पादन में संबंधित सभी क्रियाओं के उत्पादन विभाग को विक्रय से संबंधित सभी विभाग को सौंपा किया जाता है आदि। प्रभागीय विभागीकरण, इसके अंतर्गत एक उत्पादन से संबंधित क्रियाओं को एक विभाग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यदि एक संगठन सौंदर्य प्रसाधनों, वस्त्रों और दवाई का उत्पादन कर रहा है, तब सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन, विक्रय और विपणन से संबंधित क्रियाओं का समूहीकरण एक विभाग के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है काम या कर्तव्यों को सौंपना। संगठन को विशिष्ट विभागों में विभाजित करने के बाद विभिन्न विभागों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ज्ञान, अनुभव, योग्यताओं और कौशल के अनुसार एक कर्तव्य सौंपा जाता है। उदाहरण के लिए क्रय प्रबंध को कच्चे माल को क्रय करने का, विक्रय प्रबंध को वस्तुओं के विक्रय का विज्ञापन आदि। लास्ट पॉइंट है सूचनाएं।
प्रेषित करने में के संबंध स्थापित करना अथवा प्राधिकार जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तब उनके मध्य संसाधनों की स्पष्ट व्याख्या करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, व्यय विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्तियों का अधिकारी क्रय प्रबंध होगा। उसी से उन्हें आदेश मिलेगा और उसके प्रति ही वे उत्तरदायी होंगे। संगठन ढांचा या संरचना, यह व्यक्तियों, कार्य तथा संसाधनों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। संगठन संरचनाएं की परिभाषाएं। संगठन ढांचा एक संस्थान में विभिन्न पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों के स्वरूप होते हैं। इस प्रक्रिया में अधिकारों व दायित्वों को विभिन्न पदों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। पहला, कार्य रूपरेखा। संगठन में कुल कार्य को विभिन्न उपक्रमों के इसलिए एक विशिष्ट कार्य में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यों को रूपरेखा के संविधान किया जाना चाहिए। विभागीकरण, कार्य को उपक्रमों में विभाजित करने के बाद कर्मों को विभिन्न भागों में समूहित किया जाता है। प्रबंध का विस्तार। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है कि प्रबंध का विस्तार पर्यवेक्षकों की योग्यता, अधीनस्थों की योग्यता, के पास की उपलब्धता, कार्य की प्राप्ति इत्यादि पर निर्भर करता है। अधिकार अंतरण, यह एक प्रबंध तथा उसके अधीनस्थ के बीच अधिकार व दायित्व को बांटने की प्रक्रिया है। इसलिए उसे अधिकार अंतरण द्वारा अधीनस्थों के साथ अपने कार्यभार को बांटना पड़ता है। संगठन ढांचे की आवश्यकता है। एक संगठन तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जब संगठनात्मक ढांचे द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं तथा दायित्व का स्पष्ट वर्णन किया जाए। और संगठन ढांचे के लाभ, यह अधिकार एवं दायित्व का आवंटन करता है। यह उपक्रम के विकास एवं विस्तार को सुगम बनाता है।